नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो हमने आपको जो पढ़ाया था पिछले दिन की वीडियो में, आपको मैंने पेपर बता दिया कि डीएलएड के या पूर्व नाम जिसका है बीटीसी, उस डीएलएड या पूर्व नाम बीटीसी में चतुर्थ सेमेस्टर में यानी चौथे सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर हैं, मैंने उन सारे पेपरों को आपको बताया। और दूसरी वीडियो मैंने फिर आपको देने का काम किया था, आपकी जो चौथे सेमेस्टर की हिंदी है, उस हिंदी में जो कक्ष की जो विषय वस्तु है, जो कक्षा शिक्षण की विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, मैंने उनको बताने का काम किया था। और आज मैं आपको आपका जो हिंदी का सिलेबस है, उस हिंदी के सिलेबस के अंतर्गत सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, मैं आज से उस हिंदी की क्लास को प्रारंभ कर रहा हूं। तो आपका ये क्लास होगा हिंदी है चतुर्थ सेमेस्टर की। ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी, चतुर्थ सेमेस्टर की मैं हिंदी आपको पढ़ाऊंगा। तो कहता है कि चतुर्थ सेमेस्टर की हिंदी में सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहला पॉइंट आपके चौथे सेमेस्टर में जो हिंदी का सिलेबस दे रखा है, उसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, कहता है संस्कृत में अनुस्वार, संस्कृत में अनुस्वार, विसर्ग, हलंत एवं शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण। ये देखिए, आपका जो हिंदी का सिलेबस है, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में जो हिंदी का सिलेबस है, उस हिंदी के सिलेबस में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है कि संस्कृत में अनुस्वार, विसर्ग, हलंत एवं शुद्ध उच्चारण है। ये आपका ऐसा नहीं कि संस्कृत का है, ये है आपका हिंदी का ही है। ये हिंदी के ही सिलेबस में दे रखने का काम किया हुआ है। यानी उसके कहने का ये मतलब है, जो संस्कृत में विसर्ग का जो प्रयोग होता है, हलंत का जो प्रयोग होता है और अनुस्वार का जो प्रयोग होता है, ये उन सब का जो प्रयोग होने का काम करता है। तो इन तीनों चीजों का ये हमारे हिंदी में भी प्रयोग होने का काम करता है। अनुस्वार का, विसर्ग का और हलंत का, इन सब सारी चीजों क्या है, हमारी हिंदी में प्रयोग होने का काम करता है। तो उसने क्या रखा कि हमारी हिंदी में, ऐसे हिंदी में अनुस्वार का, विसर्ग का और हलंत का किस प्रकार से प्रयोग होने का काम करता है, उसको आप जान लीजिए। उसका प्रयोग कैसे होने का काम करता है। पहला है, अगर ऐसा प्रश्न आपका आ जाए, या हो सकता है आपको ये भी दे सकता है कि संस्कृत भाषा में संस्कृत का स्थान, ये भी दे सकता है। लेकिन यदि आपका ऐसा प्रश्न देने का काम करता है कि संस्कृत भाषा में अनुस्वार, विसर्ग, हलंत और शुद्ध उच्चारण का प्रयोग, तो यदि आपका यह प्रश्न देता है तो आपका उत्तर पहला ही उत्तर होगा इसका। अगर ऐसा देने का काम करता है तो आपका पहला उत्तर होगा कि संस्कृत साहित्य, कहता है संस्कृत साहित्य तथा संस्कृत भाषा व्याकरण का, संस्कृत भाषा व्याकरण का, संस्कृत साहित्य तथा संस्कृत भाषा व्याकरण का कठिन नियम है। कठिन नियम है। देखिए,
यदि आपका प्रश्न ऐसा आता है तो यदि आपके पेपर में आ जाए कि संस्कृत में अनुस्वार, विसर्ग, हलंत एवं शुद्ध उच्चारण क्या है, तो आपका उत्तर होगा कि संस्कृत साहित्य जो है उस संस्कृत साहित्य में तथा संस्कृत भाषा में, यानी संस्कृत साहित्य में और संस्कृत भाषा में कहता है कि जो संस्कृत भाषा है जो व्याकरण का कठिन नियम है, यानी संस्कृत भाषा का और संस्कृत व्याकरण का बड़ा ही कठिन नियम है। दूसरी बात इसने कह रखने का काम किया हुआ है कि जटिल नियमों से बदकर जटिल नियमों से बदकर बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों बनी है, ज्यों का त्यों बनी है। देखिए कहता है कि जो जटिल नियमों में बंधकर, ये कहता है संस्कृत जो है ना, संस्कृत साहित्य तथा संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है ये बड़ा कठिन नियम है। दूसरी बात कहता है कि जटिल नियमों में बंधकर बिना किसी परिवर्तन, कठिन नियम में बंधी हुई है और बिना परिवर्तन के ज्यों का त्यों आज भी बने होने का काम की हुई है संस्कृत। तीसरी बात कहने का काम करता है ये संस्कृत व्याकरण के जनक, कहता है संस्कृत व्याकरण के जनक, कहता है संस्कृत व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि है। या उसने कहा कि जो संस्कृत भाषा है, इस संस्कृत का जो व्याकरण है, इस संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो कहता है अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि संस्कृत व्याकरण के जनक, तो आपका उत्तर होगा महर्षि पाणिनि। अगला कहता है चौथी बात कहता है कि भास धातु, कहता है भास धातु का अर्थ है, भास धातु का अर्थ है यानी भाषा शब्द, भास धातु का अर्थ है अस्पष्ट उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण। कहता है भास धातु का अर्थ होता है अस्पष्ट उच्चारण। और अगली बात कहता है ये भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है। कहता है भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है। ये देखिए कहता है उसने आपको 4-5 बातों को बता रखने का काम किया हुआ है कि जो भास धातु है यानी जो भाषा है, कहता है भाषा शब्द जो है, ये जो भाषा शब्द बना तो संस्कृत के भास धातु से बनने का काम किया हुआ है। और ये कहता है भास धातु का अर्थ होता है अस्पष्ट या शुद्ध उच्चारण होता है। अंतिम बात कहता है जिसकी सहायता से शब्दों को अलग अलग करके इस संस्कृत की, यानी जिसकी सहायता से अलग अलग करके व्याख्या किया जाए, व्याख्या किया जाए। देखिए कुछ नहीं करना है। यदि आपका प्रश्न ऐसा आ जाए आपके पेपर में इस संस्कृत में अनुस्वार, विसर्ग, हलन एवं शुद्ध उच्चारण यदि आपसे पूछ देगा
अनुस्वार अलग पूछेगा तो उसकी परिभाषा मैं अभी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। हलंत पूछेगा तो उसको मैं अलग बताऊंगा। विसर्ग पूछेगा तो उसको मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यदि सबको एक में मिला के पूछने का काम और ऐसा प्रश्न बनाता है कि संस्कृत में अनुस्वार, विसर्ग, हलंत इत्यादि का प्रयोग वो पूछने का काम करता है, तो आपका उत्तर यही होगा कि संस्कृत साहित्य तथा संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य तथा संस्कृत भाषा व्याकरण का कठिन नियम है। यानी संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा दोनों व्याकरण का कठिन नियम है, पहली बात। दूसरी बात कहता है जटिल नियमों से बंधकर, जो संस्कृत है ये जटिल नियमों से बंधकर बिना किसी परिवर्तन के आज भी ज्यों का त्यों बने होने का काम की हुई। जो संस्कृत है कहता है कि बिना किसी परिवर्तन के, संस्कृत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कहता है कि संस्कृत है बिना परिवर्तन के ज्यों का त्यों आज भी जैसे का तैसे बने होने का काम किए, वही क्या है? संस्कृत है। अगली बात कहता है कि संस्कृत व्याकरण के जनक, अगर ये पूछता है कि संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, तो सामान्य सी बात है कि संस्कृत जो व्याकरण है उस संस्कृत के व्याकरण के जन्मदाता या उसके जो जनक है महर्षि पाणिनि है। अष्टाध्यायी जिनकी रचना, महर्षि पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। कहता है महर्षि पाणिनि ने ये संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं। अगला बात कहता है कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, यानी जो भाषा लिखा जाता है, ये जो भाषा शब्द है, ये भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बनाने का काम किया गया है। और कहता है दूसरी बात कि भाष धातु का अर्थ क्या होता है? अस्पष्ट उच्चारण। भाष का मतलब था बोलना, लेकिन कैसे? अस्पष्ट उच्चारण करने का काम किया जाए उसको कहते हैं। अगला बात कहता है वह कि किसी जिसकी सहायता से अलग अलग करके व्याख्या, यानी व्याकरण की सहायता से संस्कृत भाषा, उन कहना चाहता है ये कि व्याकरण की सहायता से महर्षि पाणिनि ने जिस व्याकरण की उत्पत्ति को करने का काम किया, उस व्याकरण की सहायता से संस्कृत भाषा को अलग अलग करके जिसकी व्याख्या करने का काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ये व्याकरण है। तो महर्षि पाणिनि के द्वारा ये जो व्याकरण देने का काम किया गया है उसके जनक कौन है? महर्षि पाणिनि है। तो महर्षि पाणिनि के उस व्याकरण के द्वारा इस संस्कृत भाषा की व्याख्या करने के लिए अलग अलग शब्दों को तोड़ तोड़ करके, उस व्याकरण के द्वारा शब्दों को तोड़ करके, शब्दों को जोड़ करके उसकी व्याख्या करने का काम किया जाता है। तो ये रहा आपका ये संस्कृत भाषा में अनुस्वार, विसर्ग, हलन या शुद्ध उच्चारण, ये रहा। दूसरा यदि आपका देता, ये तो आपका एक पॉइंट हुआ, हिंदी का पहला पॉइंट था चतुर्थ सेमेस्टर में, ये हिंदी का आपका पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट उसने ये कह रखा हुआ है, आपकी किताबों के अनुसार, आपके सिलेबस में जो दे रखने का काम किया उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट कहता है कि संस्कृत वर्ण माला, यानी संस्कृत वर्ण माला। देखिए ये किताब में आपको दे रखा है, एनसीईआरटी पुस्तक में दे रखा हुआ है कि संस्कृत वर्णमाला। अगर ऐसा पूछने का काम करता है तो आपका प्रश्न होगा कि संस्कृत वर्णमाला को कहता है संस्कृत वर्ण माला को, संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला कहता है पूछे कौन कौन, समझ अगर ऐसा आता है कि संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया तो आपका उत्तर होगा 4 भागों में बांटा गया है। कहता है अगर पूछ दे कि कौन कौन, तो आपका पहला होगा स्वर, दूसरा होगा व्यंजन, और तीसरा होगा विसर्ग, और चौथा होगा
अनुस्वार, अनुस्वार है। ये देखिए, ये 4 चीज। यदि आपका प्रश्न ऐसा आ जाए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर ऐसा आ जाए कि संस्कृत वर्णमाला क्या है, तो आपका उत्तर होगा कि संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में बांटने का काम किया गया है। यानी संस्कृत वर्णमाला कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। उनको 4 भागों में बांटने का काम किया गया है। तो 4 भागों में बांटने का मतलब है कि पहला भाग उसका क्या है, जिसको स्वर के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है? व्यंजन है। तीसरा क्या है? विसर्ग है। चौथा क्या है? अनुस्वार है। तो कहता है इस संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में बांटने का काम किया गया है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वार, ये 4 भागों में बांटने का काम किया गया है। किसको? संस्कृत वर्णमाला को। तो ये आज का वीडियो रहा और आज के लिए इतना ही। तब अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होने का काम करेगा। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी।